आज मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं एसएससी में, उन्हें हमको कवर करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को अगेन हम पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज का जो हिस्सा रहेगा वो अप टू 1857 तक का रहेगा। और इतने हिस्से में जो सवाल आए हैं ना, करीब 15-20 सवाल हैं इससे रिलेटेड, वो हम लोग अभी सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत लगभग यूरोपियंस के आने से मानी जाती है ना, मतलब ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री इसके बाद शुरू होगी, उसके पहले, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि मुगल्स का पीरियड खत्म हो रहा था, राजपूत इमर्ज हो रहे थे, मराठास इमर्ज हुए थे और सिख एम्पायर आया था। उसके बाद फिर यूरोपियंस का आना शुरू हुआ था। तो सबको पता है कि यूरोपियंस जब आना शुरू हुए, स्टार्टिंग जब इनकी हुई, तो एज अ कंपनी ये लोग आते थे ना, कि जस्ट इनको ट्रेडिंग वगैरह करने में इंटरेस्ट था, उसके पर्पज से आते थे। धीरे धीरे फिर वो पॉलिटिकल नेचर में कन्वर्ट होता गया। तो अलग अलग यूरोपियंस थे। सबसे पहले पोर्तुगीज की बात करें तो बहुत फेमस वास्को दी गामा। कब आए थे वो? 1498 में। कहाँ पर? कैलिकट में। कैलिकट प्रेजेंट डे केरल होगा। और किंग जमोरिन थे उस समय कैलिकट के राजा, उनके समय ये आए थे। तो वास्को द गामा अपने आप में फेमस पर्सनैलिटी है। ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। पोर्तुगीज सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पर थे इंडिया में? अब इससे जुड़े मैप भी हैं, क्योंकि बहुत सारे जैसे नाम होते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कैलिकट आपके लिए नया है। दमन अगर आपको नहीं पता है कहाँ पर है, हुगली हो गया, चौल हो गया, तो ये नाम सारे बदल चुके हैं ना। तो प्रेजेंट डे में तो किसी को पता नहीं होगा क्या है, कहाँ पर है। तो इसके लिए कुछ पुराने मैप हैं। तो 2 से 3 मैप मैंने कंपाइल किए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जस्ट थोड़ा सा पहले आप थ्योरी देख लीजिए। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं, ये अपने को मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि किस हिस्से में थे। ईस्टर्न साइड पर ये लोग थे या वेस्टर्न साइड पर थे या अलग अलग मिक्स जगह पर थे। कुछ जगह यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि सवाल पूछे हुए हैं कि इनमें से कौन सी टेरिटरी जो है वो पोर्तुगीज़ की नहीं थी या फिर फ्रेंच की नहीं थी। तो फिर वहाँ पे अपने को नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए उन एरियाज का कि जहाँ जहाँ पर इनका पकड़ थी। फिर पोर्तुगीज के जो इंपॉर्टेंट उस समय के गवर्नर या फिर उस समय के इनके जो टेरिटरी के राजा होते थे, तो जो पहले थे, सबसे पहले थे फ्रांसिस्को दे अल्मीदा ना। तो अल्मीदा के नाम से कई जगह सवाल आता है, तो यहाँ पे हम इसे टिक कर देते हैं। सेकंड जो थे इनके बाद वो थे अल्फांसो दे अल बुक्यूरुक, जो भी है, जैसा भी उसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये थे सेकंड। इन दोनों से जुड़े हुए कई बार सवाल आए हुए हैं। तो जस्ट अगर ये इतना इतना हिस्सा भी अगर थोड़ा सा याद हो जाए ना, तो वो आंसर देने में अपना काम हो जाएगा। कहीं अपने को लिखना विखना तो है नहीं, तो इतनी ज़्यादा स्पेलिंग की अपने को चिंता भी नहीं करनी है। दूसरा कैप्चर्ड गोवा। तो गोवा जो टेरिटरी है वो ज़्यादातर लोगों को लगता है फ्रेंच की है, लेकिन फ्रेंच की नहीं थी, वो पोर्टुगीज़ की थी। ये थे पोर्टुगीज़। फिर डच अलग, ये इनका अगर एडवेंट देखें तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये थे। इसी तरह से इंग्लिश जो थे वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे। डच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बेदारा। As per the agreement, the Dutch gained the control over Indonesia and British over India, Sri Lanka and Malaya. तो जब ये अलग अलग यूरोपियंस आए तो इनका आपस में लड़ाइयाँ थी ना, सबकी अगेन वही टेरिटरी को लेकर थी। उस समय टेरिटरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ट्रेड। तो सब अपनी मोनोपोली बिठाना चाहते थे। तो जो भी होता था लड़ झगड़ के जैसे भी हो सकता था, वो लोग बाकी लोगों को एलिमिनेट करना चाहते थे। तो यही सब कुछ चल रहा था। दे सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्टैब्लिश करी थी, लगभग लगभग 1605 में। बाकी इनका पुलिकट हो गया, पटना हो गया, बेलासोर हो गया, नागापट्टिनम है, ये प्रेजेंट डे में तमिलनाडु में आता है। कोचीन, सूरत, कराईकल, कासिम बाजार ना। कासिम बाजार कई जगह ये कासिम क्यू करके भी इस तरह से भी स्पेलिंग लिखी होती है। तो कासिम बाजार आई थिंक वेस्ट बंगाल के किसी एरिया में आता है कासिम बाजार। तो ये इनका डच का जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी थी या फिर अपनी फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें उन्होंने लगाई थी। पोर्टुगीज हो गए, डच हो गए। अब फ्रेंच। फ्रेंच की बात करें तो ये लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे, और अंडर द पेट्रोनेज इन बाय कोलबर्ट, अंडर स्टेट पेट्रोनेज इन 1664। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री। ये फैक्ट्री से रिलेटेड सवाल बहुत पूछे हुए हैं कि इंग्लिश की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे थी, फ्रेंच की कहाँ पे थी, डच की कहाँ पर थी। तो ये थोड़ा सा इनका ये इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है अपनी एसएससी एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश एट सूरत।
पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई थी। अ फैक्ट्री एट मसौलीपट्टनम वॉज सेटअप इन सो एंड सो, तो सूरत हो गया, मसौलीपट्टनम हो गया। फिर फ्रेंच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश इन बैटल ऑफ वांडीवाश। एक ही बैटल नहीं थी, कई सारी बैटल्स थी, उसमें जो बैटल ऑफ वांडीवाश था ये आखिरी था। इसके बाद इंग्लिश का पूरा छत्र राज हो गया था बाकी सारे यूरोपियंस को। तो इंग्लिश ने बाकी सारे यूरोपियंस को एलिमिनेट कर दिया एक एक करके। तो ट्रेड में उनको बेनिफिट हो गया, आगे चल के जब वो टेरिटरी कवर करनी थी उसमें उनको बेनिफिट हो गया। तो तमाम तरह की चीजें उस समय थी। अल्टीमेटली देखें तो इंग्लिश जो है, इंग्लैंड के जो थे वो वहां पे विक्टोरियस इमर्ज हुए। अब यहां से फिर चीजें अपनी शुरू होती हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, was formed in 1599 under a charter granted by Queen Elizabeth. जहांगीर ग्रांटेड अ फरमान है। तो कहां से इंडिया में किस तरह से शुरुआत हुई, तो जहांगीर ने फरमान जारी करके किसको, कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो इनका यहाँ पे ट्रेडिंग करने की परमिशन किस इंडियन राजा ने, रूलर ने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। कौन था इंग्लिशमैन जिसको दी थी, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को दी थी। और पहली फैक्ट्री जो थी वो इन्होंने सूरत में स्टैब्लिश करी थी। आप देखोगे जो ये रीजन है जैसे सूरत है, तो प्रेजेंट डे में भी बहुत रिच माना जाता है। तो ये ट्रेडिशनली, अब आज से कितने आप समझ लो 400-500 साल हो गए, तब से वहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी, सब कुछ था। तो इसलिए वो एक ट्रेड रीजन था, इस वजह से वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा है। इन 1615 सर थॉमस रो सक्सीडेड इन गेटिंग अ इंपीरियल फरमान टू ट्रेड ना, तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। एंड स्टैब्लिश फैक्ट्री इन ऑल पार्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर बाय रूलर जहांगीर। तो विलियम हॉकिंस को परमिशन मिली थी सूरत में स्टैब्लिश करने के लिए, बाद में थॉमस रो आए, उन्होंने और भी अलग अलग जगह पर स्टैब्लिश करने के लिए फरमान, उस समय का उनका अटेस्टेशन ले लिया था। और कौन मुगल एम्पायर थे, जहांगीर। जहांगीर से ये सारी शुरुआत हुई थी। फिर इन 1690 अ फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश एट सुत्तानती, अलग अलग जगह हैं ये। एक्विजिशन ऑफ जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग से अब ये लोग, इनको जमीन वगैरह पे अब इनको राइट्स मिलते जा रहे हैं ना, ये कब्जे मिलते जा रहे हैं इनको। और द सिटी ऑफ कैलकाटा वॉज फाउंडेड है ना, तो कैलकाटा यहाँ पे हुआ था। फोर्ट विलियम, ये एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है, वो सेटअप इन 1700। ज़्यादातर इनका जो एरिया था इंग्लिश वालों का था, ये अपना जो प्रेजेंट डे बंगाल है ना, और उस समय जो अपना बांग्लादेश हुआ करता, तो इस रीजन से इन्होंने यहाँ से प्रॉस्पर होना शुरू किया। लैंड एक्विजिशन भी इनको यहाँ से ज़्यादा मिलने लगी थी। साउथ में कार्नेटिक वार्स हो रही थी, जो अपना फ्रेंच के साथ हो रही थी, पोर्टुगीज के साथ हो रही थी, तो वहाँ के रीजन, टेरिटरी, ट्रेड राइट्स बहुत सारे इनको बेनिफिट होते जा रहे थे। तो एक ही किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ये लोग रेस्ट्रिक्टेड नहीं थे, इनका प्रेजेंस बहुत अच्छा खासा था। अभी मैं आपको मैप से उसको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर फारूक सियार हमने देखा था, लेटर मुगल में इनका नाम आता है। तो अलग अलग राजाओं से जैसे जैसे मुगल अलग अलग आते गए, उनसे ये लोग फरमान लेते गए, अपना ट्रेड बढ़ाते गए, जमींदारी मिलती गई इनको ना, तो ट्रेड भी अच्छा चल रहा है, जमीन जायदाद भी इनको मिलती जा रही है। आगे चल के ये लोग एग्रीकल्चर पे भी अपना कमांड बनाएंगे। फिर बैटल ऑफ प्लासी, अब ये 2 इंपॉर्टेंट बैटल हैं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी, इंग्लिश डिफीटेड सिराजुद्दौला, तो उस समय जो ये नवाब थे कहाँ के, बंगाल के, उनको हराया था। फिर कैप्टन मुनरो जो थे, उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीती थी। जॉइंट फोर्सेस मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम II, ये उस समय के मुगल एम्परर थे। तो आप देखोगे कि पहले उन्हीं से फरमान ले लेके इन्होंने अपना ट्रेड स्टैब्लिश किया, पोर्ट वगैरह पे इनका कब्जा हुआ, सारी चीज़ें हुई। बाद में जैसे जैसे मुगल्स डिक्लाइन होने लगे, ये लोग अपना दबदबा बढ़ाने लगे। ये 2 बैटल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पर तमाम पूछे जाते हैं ना, हर साल आते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी ईयर याद रखना 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ प्लासी किससे, सिराजुद्दौला से, और बैटल ऑफ बक्सर किससे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, नहीं सुजाउद्दौला अलग है, सिराजुद्दौला अलग है, और शाह आलम II। अब थोड़े से मैप देख लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 3 मैप हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग लगभग कैसी थी ब्रिटिश की, कितनी टेरिटरी उनके पास थी, धीरे धीरे ओवर टाइम क्या क्या चीज़ें वो कवर करते गए, और उस समय के रूलर्स या फिर नवाब या कौन कौन से ऐसे एरियाज थे। प्लस मैप दिखाने का एक रीज़न मेरा ये है कि कुछ नाम है ना, कुछ जगह के नाम है जो उस समय अलग होते थे, आज की डेट में सारे बदल चुके हैं। तो जब भी हिस्ट्री में हम लोग वो पुराने नाम देखते हैं तो आइडिया नहीं लग पाता कि यार ये कहाँ की जगह है ये, तो वो थोड़ा सा यहाँ से मैप से देख के अपने को थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा।
तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये पहला वाला मैप है, इंडिया एट द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लगभग इसका ईयर लिखा हुआ है 1783। तो 1783 में देखें तो ये वाला जो रीजन है ना, ये कार्नेटिक, तो यहाँ पे जितने भी फ्रेंच और साउथ में जितनी भी बैटल हुई थी मैसूर में, वो सारी यहाँ पे कार्नेटिक रीजन ये हो गया। मैसूर यहाँ कहीं पर था, हैदर अली, टीपू सुल्तान इस जगह पे। निजाम हैदराबाद के आसपास को एरिया था, निजाम की वो टेरिटरी थी। ये इस एरिया में उस समय मराठा एम्पायर चलता था। प्रेजेंट डे अगर ये अपना राजस्थान समझ लें इसको, तो यहाँ पे लगभग राजपूत हैं। बिहार और बंगाल, अब यहाँ पे दो तरह की लाइनें, हो सकता है शायद आपको क्लियर इसमें दिख ना रहा हो। ये वर्टिकल लाइंस इस तरह से बनी हुई है, तो वर्टिकल लाइन बता रही है कि जो इंडियन रूलर्स थे वो, और जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है वो यहाँ पे बता रही है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश वाला अधिकतर आप देखोगे तो बिहार, बंगाल, इधर यहाँ पे अपना बांग्लादेश साइड ये है, थोड़ा सा यहाँ पे साउथ में है, एक यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे उड़ीसा, अपना जो उड़ीसा साइड है लगभग वहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे हिस्से हैं। तो इस तरह से बटा हुआ था। मेजर पार्ट जो अभी भी चल रहा था वो लगभग जो मराठा हैं, राजपूत हैं, यहाँ पे अवध है ना, नेपाल यहाँ पे हो गया, पानीपत, मुगल टेरिटरी यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख रही है। तो ये है लगभग मैप 1783 के आसपास का। अब दूसरा अगर देखें 1805, तो लगभग 20 सालों के अंदर इतना रीजन जितना आपको यहाँ पे शेडेड वाला दिख रहा है ये ब्रिटिश टेरिटरी है। तो अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ गई है ना, बिहार बंगाल से लेके यहाँ पे दोआब रीजन जो अपना गंगा वाला बेल्ट है, तो यहाँ पे ये यूपी हो गया आपका, उत्तराखंड प्रेजेंट डे कह सकते हैं, इतना हिस्सा यहाँ पे इनका आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुजरात का यहाँ पे कुछ हिस्सा है, सूरत हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे ये लोग अपना बॉम्बे और यहाँ पर भी कवर करते गए थे। तो टेरिटरी इनकी एक्सपांड होती जा रही है। पेशवाज यहाँ पर लिमिटेड हो गए हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र के रीजन पे। निजाम अभी भी उसी जगह पर है। मराठास यहाँ पर, राजपूत टेरिटरी है, होलकर्स यहाँ पर हैं। होलकर्स लगभग यहाँ पे एमपी साइड के हुए, सिंधिया जो हैं वो ग्वालियर साइड के हुए। इस तरह की टेरिटरी थी 1805 में। एक और मैप में दिखाता हूँ, यह है लगभग 1857 के आसपास, तो जो अपना रिवॉल्ट हुआ था उसके आसपास। तो अब इसमें आप देखोगे कितना बड़ा हिस्सा उनके लगभग कब्जे में आ चुका है। तो यहाँ पे निजाम बस बचे हुए हैं, यहाँ पे कुछ राजपूत के कुछ एरियाज बचे हुए हैं, है ना। और होलकर, सिंधिया, ये लोग क्या थे कि ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, इस वजह से इनको कह सकते हैं कि उनके सूडो ही थे, ना, उनके बिहाफ पे ये लोग काम कर रहे थे, तो इसलिए ये लोग बचे हुए थे, अपना राजपाट बचा रखा था इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करके। बाकी लगभग पूरा इंडिया पे ऑलमोस्ट उनका कब्जा जो है हो चुका था। छोटे छोटे बीच बीच के कुछ कुछ एरिया छोटे छोटे बचे, तो वहाँ पे भी बाद में फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बहुत सारे तरीके, डिवाइड एंड रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब लगा लगा के, और भी जितनी छोटी छोटी चीज़ें बची थी जो प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं उनको, तो उन सबको भी उन्होंने धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया था। तो ये मैप जब रीडिंग वगैरह करो तो उसमें कुछ अजीब सा नाम दिखे, जैसे अवध लिखा हुआ दिखेगा ना, तो अवध मतलब ये वाला रीजन होता है। अपने आप पढ़ो तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ है अवध ये। और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्लेसेस हैं, तो एक बार उसको रिफर कर लेना इसमें। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे, माहे है ना, ये फ्रेंच टेरिटरी यहाँ पे दिख रही है। कुछ बहुत छोटा मैप है, आपको डेफिनेटली नहीं दिख रहा होगा, बाद में आप जूम करके इसको देख लेना पीडीएफ से। पौंडीचेरी लगभग इस जगह पे आ रहा है, कराईकल फ्रेंच टेरिटरी यहाँ पर है ना। गोवा ये पोर्टुगीज के कब्जे में था, ये है। दमन दीव ये पोर्टुगीज के कब्जे में था। तो ऐसी छोटी छोटी यहाँ पे चीज़ें हैं। एक यहाँ पे फ्रेंच टेरिटरी दिख रही है। तो यहाँ पे कॉर्नर या फिर कहें अपना जो पेनिनसुलर रीजन है यहाँ पर इसलिए थे क्योंकि जब भी वो लोग इंडिया की तरफ आते थे तो ऑब्वियसली सी रूट से आते थे, तो ये सारे वहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे, तो इसलिए ज़्यादातर यहाँ से उन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी, यहाँ के राजाओं के साथ मिलके अपना धीरे धीरे एम्पायर बनाना शुरू किया, इसलिए ये प्लेसेस छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन कौन इन्वॉल्व था, उसके कंसिक्वेंसेस क्या थे, तो इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में देख के करेंगे, क्योंकि क्या है कि नाम इंपॉर्टेंट है, लगभग ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैकग्राउंड की जो स्टोरी चल रही है उसको आप एक बार बुक से रीड कर लेना, एक दो पैराग्राफ में हो जाएगा। पर एग्जाम के लिए अपने लिए जो कोर चीज़ें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर्स है ना, कार्नेटिक रीजन था साउथ में मैसूर के आसपास का, तो उस समय जितनी भी वॉर हुई थी उस रीजन में उनको कार्नेटिक वॉर्स बोलते थे। तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लगभग 4 हुई थी, और आखिरी थी जहाँ पे इंग्लिश जीत गए थे, तो वो थी बैटल ऑफ वांडीवश।
तो ब्रिटिश यहाँ पे जीते थे। ये नेगापट्टम अभी लिखा है, वैसे ही नागापट्टिनम प्रेजेंट डे में है ना, तो नाम बहुत सारे चेंज हो गए। फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर है, तो नासिर जंग है, उनको फ्रांस सपोर्ट कर रहे थे और इंग्लैंड जो है वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा था। तो बेसिकली हो ये रहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स का आपस की जो लड़ाई होती थी उसमें ये लोग अब इन्वॉल्व हो गए थे, उनको सपोर्ट करके अपना जो भी बेनिफिट वो ले सकते थे लेने लगे थे। तो फ्रेंच किसी प्रिंसली स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लिशमैन किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, पोर्टुगीज किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और खूब बढ़िया लड़ भिड़ रहे हैं। अल्टीमेटली फायदा ये लोग उठा लेंगे। एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और मुजफ्फर जंग जो है वो बिकेम द निजाम। फिर डुप्लेक्सी, ये फ्रेंच जो टेरिटरी थे उसके ये गवर्नर कह सकते हैं, वॉज रिप्लेस बाय सो एंड सो। तो डुप्लेक्सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई छोटे छोटे नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि पोर्टुगीज वाले थे ना, एक अल्मीदा हो गया, एक और एक अजीब सा नाम था ऊपर मैंने दिखाया था, वो डुप्लेक्सी जो है ये फ्रेंच से रिलेटेड है। तो ये बस एग्जाम में अपने आंसर सॉल्व करने के समय बहुत काम आते हैं। थर्ड वॉर, तो ये हो गया वॉन्डी वॉश में ना, ये डिफीट ऑफ फ्रेंच हुआ था और उसी के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी। इसके हिसाब से जो चंदरनगर है, पौंडीचेरी है, ये फ्रांस को दे दिया गया था। और यहाँ पे ये एक नाम इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन जनरल था जिसके अंडर ये जीते थे, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। तो ईयरकूट, आयरकूट, ईयरकूट, जो भी उसका नाम का प्रोनाउंसिएशन हो। फिर बैटल ऑफ प्लासी, तो इसका तो पता ही है, ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला से हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर ब्रिटिश मैन थे। यहाँ से पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश मास्टरी ऑफ बंगाल। तो बंगाल पे कब्जे की कहानी यहाँ से लगभग शुरू हो गई थी। और रिच रेवेन्यू ऑफ बंगाल, अब चूंकि जमीन पर ही इनका अब कब्जा होने लगा था ना, टेरिटरी इन्होंने ले ली थी, तो वहाँ की जो भी टैक्सेशन है, जितना भी उपज होती, जितनी भी चीज़ें थी, सब पर इनका कमांड होने लगा था। तो इस वजह से इनके रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे थे। फिर बैटल ऑफ बक्सर लगभग 1764 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो और मुगल एम्पर और नवाब ऑफ बंगाल जो उस समय के थे, उन सब के बीच में हुई थी। ऑफ कोर्स ब्रिटिश यहाँ पे जीते थे। इसकी वजह से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, और जो दीवानी राइट्स थे, मतलब जमीन जायदाद, इनके जितने भी राइट्स थे वो सब कंपनी के पास चले गए थे। अब वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करना, मैनेज करना, सब कुछ अब खुद से करने लगे थे, और जो ये रूलर्स थे उन सब का पत्ता हो गया था खत्म, है ना, कट। फिर 1781 फोर्सेस ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर एंड ग्रेट ब्रिटेन, तो उस समय हैदर अली थे, फिर बाद में टीपू सुल्तान हुए, वहाँ पे इनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो अगेन यही पर्सनालिटी है, डिफीटेड हैदर अली एट पोर्ट नोवो। फिर पिट्स एक्ट आया था ना, ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था। यहाँ से डायरची शुरू हुई थी। डायरची का मतलब है ड्यूअल गवर्नमेंट, कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना तो राजपाट बिठा ही रखा है, इनके ऊपर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय का जो किंगडम था वो। तो इस तरह से अल्टीमेट जो अथॉरिटी थी वो किंगडम के पास थी। यहाँ पे इस तरह से दो चीजें हो रही थी, एक तो इनका खुद का रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, और यहाँ से ब्रिटिश किंगडम का रूल। ये दोनों अलग अलग थी लेकिन साथ में यहाँ पे चल रही थी। अपर हैंड था किंगडम का, तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर वॉर ऑफ 1789 टू 92 ना, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, यहाँ से इंपॉर्टेंट आती ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। टीपू सुल्तान की डिफीट हुई थी, इस वजह से उनको बहुत सारी अपनी टेरिटरीज ब्रिटिश को देनी पड़ी थी, और लमसम अमाउंट वगैरह भी उस समय उनको देना पड़ता था। फिर अवध, औध का जो एनेक्सेशन है वो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, और यहीं से आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, शुरुआत यहाँ से हुई थी। इसके बाद 1857 की अपना रिवॉल्ट, तो सिपॉय म्यूटिनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड यूनाइटेड फोर्सेस ऑफ इंडियन लीडर्स लाइक जैसे बहादुर शाह, जफर टू उस समय जो थे वो, भक्त राम हैं, बहुत सारे अवध के जो उस समय के रूलर थे, तात्या टोपे हैं, नाना साहेब हैं, अजीमुल्ला थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, कुंवर सिंह थे, और भी बहुत सारे थे। तो द रिवॉल्ट मार्क द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, नाउ इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो ये एक तो रिवॉल्ट के लिए बहुत जाना माना नाम है कि यहाँ से जो है फर्स्ट रिवॉल्ट था इंडिया की तरफ से, प्लस यहाँ पे चेंज क्या हुए गवर्नेंस के हिसाब से कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और प्रॉपर हैंडओवर जो हो गया था वो ब्रिटिश किंगडम को। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से लिंक्ड है। अब 1857 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड थ्योरी है, क्या था क्यों था वो सब कुछ। तो रिवॉल्ट जो है मीरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, और लगभग जो इसका टाइम है वो 10 मई
1857। तो ये एग्जैक्ट डेट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और प्लेस पूछ लेते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पे कवर हो गई। फिर पॉलिटिकल अलग अलग क्या रीजन थे इस रिवॉल्ट के होने के, तो एक तो है पॉलिटिकल कॉज कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने शुरू कर दिया था कि जिसके भी प्रॉपर जो है जो भी राजा है या जो भी वहाँ का रूलर है, अगर उसके कोई एयर नहीं है राजपाट संभालने का, तो वो ब्रिटिश टेरिटरी में फिर वो आ जाएगा। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर इकोनॉमिक कॉजेस थे, क्या थे कि बहुत तगड़ा टैक्स वगैरह वो लगा रहे थे सब कुछ, इंडियन प्रोडक्ट्स को डिस्करेज हो रहा था, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे वापस बेच देते थे, और यहाँ का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो बिल्कुल तबाह हो गया था। तो जो पॉलिटिकल लोग थे वो भी गुस्सा थे, जो आम लोग थे वो भी यहाँ पे गुस्सा थे। मिलिट्री की बात की जाए तो वहाँ पे जो इंडियन सिपाही वगैरह थे वो भी गुस्सा थे कि सैलरी उनको कम देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें थी, और दूसरा रैंक वगैरह उनकी नहीं बढ़ाई जाती थी। तो मिलिट्री में भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। जो सिपाही थे उनका खुद की भी प्रॉब्लम थी कि उस समय जो कार्ट्रिज वगैरह होती थी जो बंदूक की, तो वो एनिमल फैट से वो बनाई जा रही थी। तो इस वजह से चाहे हिंदूज हों चाहे मुस्लिम हो, तो दोनों हर तरह की कम्युनिटी को प्रॉब्लम थी। तो ये भी एक बात थी कि क्यों वो लोग साथ में आए उस समय। फिर अगर बात करें कि रिवॉल्ट जो है वो फेल क्यों हुआ है ना, उसके कॉजेज ऑफ फेलियर अगर देखें तो हैदराबाद के निजाम हो, जोधपुर के राजा हों, ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, इंदौर के जो होलकर थे, पटियाला, सिंध, कश्मीर, यहाँ के जो भी रूलर्स थे, इन लोगों ने खुले तौर पर ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। तो इन्होंने इनफैक्ट 1857 के रिवॉल्ट को दबाने की बहुत कोशिश की थी। तो एक तो बड़ा रीज़न ये हो गया कि जब यहाँ के लोग ही एक मत नहीं थे तो कैसे वो चीज़ें हो सकती, प्लस कोई यूनिटी नहीं थी, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, एक रीजन में अलग चल रही है, दूसरे में अलग चल रही है, तो कुछ एक कॉमन कॉज ऐसा कुछ नहीं था। इम्पैक्ट की बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो सबसे पहला इम्पैक्ट कि कंट्रोल जो था पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये पास किया था उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसके हिसाब से इस पर सवाल बना हुआ है कि किस साल में या किस एक्ट के हिसाब से जो ट्रांसफर ऑफ पावर थी वो हुई थी। तो बाकी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी ये सब तो ठीक है, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उसके बाद उन्होंने यूज करनी शुरू करी थी। तो ये अपना रिवॉल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि डेट वगैरह, टाइम, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को थ्योरी लिखने को तो आएगी नहीं। तो रीज़न, कॉज और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये छोटे छोटे जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, प्लेसेस हैं, ये ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये हो गया अपना रिवॉल्ट। अब इस पे जो कुछ सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उनको देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली? नहीं बैटल ऑफ प्लासी के बाद नहीं। हाँ ना, बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रॉपर रूल है वो 1857 के बाद ना, उस रिवॉल्ट के बाद शुरू हुआ था। ड्यूरिंग colonial पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वाज मेनली इन्वेस्टेड इन, ऐसी क्या चीज थी इंडिया में जहां पे वो खूब इन्वेस्ट करके वहां से कुछ लेना चाहते थे? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि यहाँ उस समय जूट ना, गोल्डन फाइबर उसको कहते थे, तो और या फिर इंडिगो हुआ, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो रॉ प्रोडक्ट्स यहाँ से वो लेना चाहते थे। तो वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान था कि इस चीज़ से बेनिफिट वो काफ़ी उठा सकते हैं, एग्रीकल्चर। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ, ये जो पहली बार किस पे लगाई थी? अवध पे नहीं लगाई थी, ये पहली बार लगाई थी सतारा पे। मठारा जो अपना मराठा एम्पायर था वहां पे सतारा करके प्रिंसली स्टेट था, उस पे लगाई थी पहली बार। अवध पे क्या लगाया था ऐसा तो कुछ नहीं पता है। इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने, इंट्रोड्यूस कराया था ना, अप्लाई नहीं किया था, मतलब उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि इस तरह से हम चीजों को कर सकते हैं। जो पहली बार अप्लाई किया था वो सतारा में किया था मराठाओं के ऊपर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेजिटिमेट मास्टर ऑफ बंगाल सूबा? ना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको पूरा खुला हाथ उनका हो गया था, क्योंकि मुगल एम्परर हो, आपका ये बंगाल के जो गवर्नर थे सबको वो हरा चुके थे। तो उसके बाद
पूरी तरह से उनका कमांड हो गया था। विच ऑफ दिस बैटल्स प्रूव्ड डिसिसिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया? वॉन डिवॉश, इसके बाद फ्रेंच जो है बिल्कुल उन्होंने घुटने टेक दिए थे। इंग्लिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत, पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया? पुडुचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। यस, है ना, गोवा जो थी वो पोर्टुगीज की थी। पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर ये फ्रेंच के पास था, गोवा था पोर्टुगीज के पास। द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिक्वेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ट्रांसफर टू पावर फ्रॉम, मतलब किसके हाँ, ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश क्राउन के पास। ऑप्शन नंबर ए। द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द पोर्टुगीज इन द ईस्ट वॉज, पोर्टुगीज के फर्स्ट वाइसरॉय या उनके जो गवर्नर जो भी थे वो पहले कौन थे? पहले, सबसे पहले अल्मीदा, है ना। यस, ये फर्स्ट थे और ये जो ए वाले हैं ये दूसरे थे, ये सेकंड थे। पता नहीं क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू, रेलवे वगैरह का, हाँ, है ना। यस, कॉमर्स वगैरह के लिए जो भी रॉ प्रोडक्ट है उसको फटाफट ट्रांसपोर्ट कर पाए, इन सब के लिए। और एक एक दो चीज़ें और थी कि रेलवे कब किस ईयर में स्टार्ट हुआ था और एक टेलीग्राफ किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो एक आई थिंक 1851 और एक 1853, अगर मुझे करेक्ट याद हो तो इसमें शायद रेलवे था, इसमें शायद टेलीग्राफ था। 2 साल का इसमें गैप था। एक बार इसको चेक कर लेना, इस डेटा को। मुझे जहाँ तक है ये 2 चीज़ें याद आ रही हैं। फिर एट विच प्लेस इन बंगाल वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू ट्रेड एंड बिल्ड अ फैक्ट्री बाय द मुगल? कासिम बाजार, करेक्ट। कासिम बाजार में उनको परमिशन मिली थी फैक्ट्री प्लेस करने की। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, तो आसान है, सिराजुद्दौला से थी 1757 में। ऑप्शन नंबर सी। द स्टेट झांसी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज अ रेगुलेटिंग एक्ट था वो, सर डायरची इंट्रोड्यूस हुई थी। द पेशवाशिप वॉज एबॉलिश बाय द ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ पेशवा, कौन थे पेशवा जिसके बाद से पेशवाशिप खत्म हो गई थी? बाजीराव सेकंड, करेक्ट। बाजीराव सेकंड जो है वो आखिरी पेशवा थे। द सेपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, तो में कौन गवर्नर जनरल था? डलहौजी नहीं था, कैनिंग था, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड सोवेरेनिटी ओवर इंडियन फ्रॉम द ईस्ट इंडियन कंपनी इन द ईयर, किस साल में उनको मिली थी? 58, करेक्ट, है ना। कई लोग 57 की गलती करते हैं। 57 में तो रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वो 1858 का था। तो ऑप्शन नंबर बी। हु इज ऑल्सो नोन एज द नेम बाय द नेम ऑफ टाइगर ऑफ मैसूर? बहुत आसान, टीपू सुल्तान। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। हैदर तो उनके पिताजी थे, बट टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को बुलाया जाता है। जहां तक है टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वर ऑल नवाब्स ऑफ बंगाल, बंगाल के लोग नवाब थे। ड्यूरिंग द रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन बंगाल टू ग्रो, क्या ग्रो करने के लिए वो फोर्स करते थे? जूट, है ना। बंगाल में जूट, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता था ये जूट। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वाज assassinated and डैश वाज मेड द नवाब? मीर जफर। जब इनसे लड़ाई होनी थी तो सिराजुद्दौला ने मीर जफर को ही भेजा था लड़ने के लिए, पर वो लड़ा बड़ा नहीं, उनसे जो है सेटिंग करके इसी को बेचारे को हरवा दिया उसने।